Good morning student and welcome on my channel, and this is a Varan Vinayak classes. So here I will provide you class 10th term 1 syllabus video. Just like you very well know that on this channel term 1 a multiple choice question is provided you, that is important as the view of a exam. So everyone do these questions again and again at your home and write down all these questions in a proper notebook. That's why at the time of exam you have to do or practice on all these questions and go back to your exam. ओके सो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर। आज आपके लिए मैं केस स्टडी से का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। आपके पास केस स्टडी इस फॉर्म में हो सकती है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर, आपको फॉलोइंग फैक्टर को ऑब्जर्व करना है एंड देन आफ्टर गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर आपको देना। तो यहाँ पर आपके पास ये आपका क्वेश्चन है कि ये आपके पास वैल्यू ऑफ x है और x को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे x जो है किसका फैक्टर है, इसका और इसका, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। ये समझा रहा हूं मैं डायग्राम। देन आफ्टर आपके पास ये जो वैल्यू है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें और इसमें, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें और इसमें, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो बाय दिस फॉर्म द फैक्टर्स टेबल, factors tree, not a table, factors tree is given and you have to find the following question. What will be the value of x? x की वैल्यू आपको बतानी है। What will be the value of y? y की वैल्यू आपको बतानी है। And what will be the value of z? z की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू इन दो फैक्टर से मिलकर के बनी हुई है, तो इसीलिए हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास ये चार ऑप्शन है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2783 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन यू गॉट योर आंसर। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। नाउ 5 7 जा 35, 35 4 39, कैरी 3 एंड 5 2 जा 10 और 3 दिस। तो आपके पास आंसर ये आ गया 13915, और मैच करा लीजिए, ये आपका आंसर होगा इसमें बी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू आपको बतानी है। y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पर y कहाँ है, यहाँ है, और जनरली आप देख रहे हैं कि y जो है वो इसका फैक्टर है, इस वाले नंबर्स का y एक फैक्टर है और उसका दूसरा फैक्टर आपके पास ये है। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप जनरली क्या करें कि इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 देखता हूं, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए आप क्या करेंगे कि सिंपल है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y जो है इसका फैक्टर है और इसका ये भी फैक्टर है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड दे दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो दैट्स मीन 2783 डिवाइड बाई 253। अब इसको आप डिवाइड देके देख लीजिए, और डिवाइड देने के बाद आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि y की वैल्यू आप इससे डिवाइड देके देखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 11। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास ये होगा। डिवाइड तो आपको जानते ही हैं कि इससे आप कैसे इसे डिवाइड दे सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है ये वाली वैल्यू
अगर जनरली देखें कि ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी 2783, क्योंकि ये दोनों उसके फैक्टर हैं, तो हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं ना y इंटू 253, क्योंकि ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो हम यही तो राइट करेंगे। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो इससे तो हम यही तो राइट करेंगे ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो बाय दिस फॉर्म यू हैव टू फाइंड योर वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू अब आपको बतानी है, z की वैल्यू क्या होगी। अब इसका थर्ड का सॉल्यूशन चेक करिए। z की वैल्यू आपको चेक करनी है, z की वैल्यू क्या होगी। और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि 253 जो है वो इसके और इसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना है। तो अगर हम जनरली देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 253 इज इक्वल टू 11 इंटू जेड, और जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 253 अपॉन 11। अब 11 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था 11, यहाँ पर 11 के साथ में जेड मल्टीप्लाई में था, तो जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जा करके डिवाइड में हो जाती है, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। 11 से इसे डिवाइड कीजिए तो 11 दूजा और बचा यहाँ पर 3, तो 11 3 जा, तो यानी 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट आंसर आपके पास 23। तो बाय दिस फॉर्म यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। अब इसी के बाकी के दो वैल्यू हैं आपकी स्क्रीन पर ये। नाउ द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 13915, आपको फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए ये बताना है कि ये जो नंबर है 13915 ये कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ओके, तो अगर आप एक चीज ध्यान दें तो इसमें 3 नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। पहले मैं इनकी आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। देखिए, कंपोजिट नंबर मींस क्या होता है। कंपोजिट नंबर अगर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम हम देखें ऑफ अर्थमेटिक्स, तो कंपोजिट नंबर की वो डेफिनेशन बताती है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जस्ट लाइक मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं 15 राइट करता हूं तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिसमें 3 और 7 प्राइम नंबर हैं। क्योंकि 3 और 7 को हम किसी भी ऐसे नंबर्स में राइट नहीं कर सकते जो किसी दो प्रोडक्ट से मिलकर के बना। जैसे 3 को क्या आप ऐसा राइट कर सकते हो, कोई ऐसा नंबर है जिसको दो नंबर या 3 नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 आ जाए, है ही नहीं कोई नंबर। 5 को अगर आप देखें तो 5 के लिए भी आप क्या ऐसा कोई नंबर बता सकते हैं कि किन्हीं 2 या 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए? पॉसिबल नहीं। तो ये प्राइम नंबर है जिनको हम किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। और ऐसे नंबर जिनको हम किन्हीं दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये आपके लिए कंपोजिट हो गया और ये आपके लिए प्राइम हो गया। ये दोनों आपके लिए क्या है? प्राइम नंबर। और ये आपके लिए क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइजेबल होता है, ओनली विद 1 और इटसेल्फ। या तो वो 1 से कटे या फिर वो अपने आप से कट हो जाए, तभी हम उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद इसने बोला कि ये वाला जो नंबर है वो कैसा है। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 13915 ये हम x की वैल्यू लाए थे। 13915 ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर x की वैल्यू आई थी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी के देखा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ये नंबर
दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यानी कि इसके दो फैक्टर्स तो हैं, दो फैक्टर तो हैं कम से कम, पर ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये खुद भी कंपोजिट नंबर है, तो ये भी आपको दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट है, और ये भी कंपोजिट है तो ये भी दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 1 1 3 9 1 5 के, तो देखिए ये वाली वैल्यू 5 है तो 5 तो आएगी इसका एक फैक्टर, फिर इधर की वैल्यू आपके पास आई थी 11, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये 11 थी और ये आपके पास क्या थी 23। क्लियर? तो देखिए ये 5 ये 11, अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 11 से करें और यहाँ पर 23 से करें, तो ये पूरी मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। फैक्टर आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकलेंगे? देखिए जो इधर की वैल्यू है ये तो प्राइम है ना, यही तो कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर, एक ये प्राइम नंबर इसका फैक्टर होगा, एक ये वाला प्राइम क्योंकि ये इसी के अंडर में आ रहा है तो ये भी इसका प्राइम फैक्टर है, और फिर ये भी इसके अंडर में है, ये इसके अंडर में है, तो ये ऑब्वियसली इसके भी अंडर में होगा, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो ये भी इसके नीचे होगा, तो यानी कि ये और ये और ये जो भी इसमें प्राइम नंबर होंगे वो डायरेक्टली इनके इस नंबर के मल्टी फैक्टर होंगे, इस नंबर के फैक्टर होंगे, ये जो प्राइम नंबर होंगे सारे ये इस नंबर के फैक्टर होंगे। क्लियर? तो इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये खुद प्रोडक्ट है मल्टीपल्स प्राइम नंबर का, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। इसके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने, तो हमने वो राइट कर ही दिए हैं। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 5 इंटू 11 टू टाइम्स है तो 11 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 23, ये आपके पास हो जाएगा। तो देखिए ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ये चीज आपके पास ये है 5 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 2 23, तो ये इसका जनरली इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं केस स्टडी के। ओके, तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, द पॉइंट इज दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है। पॉइंट्स क्या है? -5, 0, 5, 0 और 0, 4। ये तीन पॉइंट्स आपको गिवन है वर्टेक्स के। अब आपको बताना है कि ये जो वर्टेक्स है जिसके पॉइंट ये गिवन है, ये राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, सो प्लीज सी दिस थिंग। आपके पास क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, सपोज करिए इसे एक ट्रायंगल सपोज कर लीजिए, दिस इज एन ए बी एंड सी। क्लियर? A point is -5, 0, B point is 5, 0 and C point is 0, 4। अब इस ट्राइंगल को अगर आपको इन तीन में से या चार में से ट्राइंगल सेट करना है तो हमारे पास कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल देखिए, जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो स्केल एंड ट्राइंगल कौन सा होता है? स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आपके पास आता है, अगर आप इसे एक टेबल बनाएं तो टेबल फॉर्म में देखिएगा। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल आता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। और थर्ड हमारे पास होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोर्थ आपके पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये फोर टाइप के आपके पास जनरली इसके अंदर हर कोई क्वेश्चंस में अगर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो ये चीज मिलेगी।
जो ट्राइंगल से रिलेटेड होगी जिसमें 3 वर्टेक्स होंगे। अगर आपको 3 वर्टेक्स गिवन हो, ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन होंगे वो इस फॉर्म में जनरली आपको मिल सकते हैं कि ट्राइंगल कैसा होगा। तो अगर ऐसा आपके पास कोई फॉर्म मिलता है तब आपको कैसे करना, सबसे पहले आपको 2 चीज लर्न, एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं x1, y1 एंड x2, y2 गिवन है, x2, y2 गिवन है, तो डिस्टेंस आपके पास जो होती है वो होती है अंडर रूट x1, या यहां पर आप ऐसे राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पहले आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इन 2 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे AB। फिर इन 2 पॉइंट से आप इसी फॉर्मूले को यूज करके BC की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इन 2 पॉइंट्स को यूज करके AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? स्केलर ट्रायंगल क्या कहता है कि इसमें जो है AB नॉट इक्वल टू होगा BC के एंड नॉट इक्वल टू होगा CA के, मतलब इसके अंदर कोई सी भी साइड इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो ये स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आपको आइसोस्केलस देखना है तो जब आपने साइड फाइंड आउट कर ली है तो कोई सी भी 2 साइड इक्वल आनी चाहिए। जस्ट लाइक मैं सपोज करके चल रहा हूं कि AB जो है वो AC के इक्वल हो एंड नॉट इक्वल हो BC। ओके, AB जो है वो AC के इक्वल हो और BC के इक्वल ना हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB जो है वो BC के इक्वल हो, AC के इक्वल ना हो। मतलब इन शॉर्ट में कि इसमें 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड्स आर इक्वल, ये आप चेक करेंगे। क्लियर? सेकंड थिंग्स आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर ऑल 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जस्ट लाइक AB AC के इक्वल हो और AC जो है वो BC के इक्वल हो, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो इसमें ये किसको सेटिस्फाई करे, पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करे। जस्ट लाइक अगर हम एक ओवरव्यू माने तो कैसे कि कोई सी भी एक साइड जो सबसे बड़ी हो उसको अगर मैं सपोज करूं कि वो BC समझ लीजिए या AC समझ लीजिए, सबसे बड़ी साइड हो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इन केस ऑफ AC। इसे यहां लिख दे रहे हैं, इन केस ऑफ AC इज ग्रेटर देन BC एंड AB। ओके, AC जो है वो सबसे बड़ी साइड हो BC और AB दोनों से, तब हम ये पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम्स एंड देन यू हैव टू फाइंड कि दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो बाय दिस वे यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। तो अब आप इसी क्वेश्चन को करने के लिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, ताकि आपको एक टेबल, एक ओवरव्यू रहे और आप इजीली अपने क्वेश्चंस को कर पाएं। इसी से आपके पास एक प्रैक्टिस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। अगर हम देखें तो इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें और इसको हम C मान लें। अगर हमने A को मान लिया है पॉइंट कौन सा -5, 0 और B को हमने पॉइंट मान लिया है 5, 0, तो ये आपके पास होगी x1, ये हो गया y1, ये आपके पास x2, ये हो गया आपके पास y2। तो अब आप डिस्टेंस निकालेंगे a b की। तो अगर हम जनरली देखें तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, तो x2 माइनस x1। अब आप कहेंगे सर ये तो प्लस है और ये -5 है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये यहाँ पर प्लस होगा। एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 0 - 0, तो दैट्स मीन आपके पास वैल्यू आ गई 10 का स्क्वायर
दैट्स मीन 10। ए बी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, 0 का तो कोई मतलब होता नहीं। अब इसके बाद आप बी सी निकालिए, तो बी के पॉइंट आपके पास हैं 5, 0 और सी के पॉइंट आपके पास हैं 0, 4। ये तो आपके पॉइंट है ही। अब इससे BC आप निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो यानी कि 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको अगर आप राइट करेंगे तो 25 प्लस 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू अंडर रूट 41 हो जाएगा। तो यानी कि हमने BC की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और AC की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हमने एक वैल्यू और फाइंड करनी है, वो है CA। AB आ गए, BC आ गए, CA और देखिए तो C की वैल्यू आपके पास है 0,4 और A की वैल्यू आपके पास है -5,0। तो CA देखिए, CA कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला। इसको आपने x1 मान लो, इसे आप y1 दैट इज वैल्यू इज x2 एंड y2। तो x2 माइनस x1 तो यानी कि -5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो दिस वैल्यू इज 25 एंड दिस वैल्यू इज 16। तो CA की वैल्यू आपके पास हो जाएगी अंडर रूट 41। आप इसमें एक चीज चेक कर पा रहे हैं कि अगर मैं BC को देखूं, BC भी देखूं तो BC की वैल्यू 41 है और आपने AB भी निकाला था, AB भी निकाला था तो AB की वैल्यू आपके पास थी 10, तो AB आपके पास 10 थी। अगर आप इससे ऑब्जर्व करें तो बताइए ये ट्रायंगल कैसा रहा। अगर आप इससे ऑब्जर्व करें तो बताइए ट्रायंगल कौन सा होगा। यहाँ देख रहे हैं CA जो है वो BC के इक्वल है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये वाली दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, आपके पास दो साइडें इक्वल हो गई, तो इसीलिए ये आपके पास क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि ये आपका आंसर ठीक होगा। तो इससे अब पता चलता है कि ये हमारे पास कैसा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन एग्जाम। आप इस टाइप से अपने क्वेश्चन को एग्जाम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस टेबल को जरूर राइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। थैंक यू for watching this video.